नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, वर्तमान में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसको बीच में बिजोलिया बनकर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन हालात कुछ अलग हो गए। पाकिस्तान नहीं माना और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। दोस्तों, इसी पर चर्चा करने के लिए हम सेना में रिटायर्ड फौजी, तारानगर में सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले प्रकाश जी शर्मा साहब से हम विशेषज्ञ के रूप में हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि चर्चा होनी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं उनका इम्पेक्ट अपने चूरू ज़िले पर, अपने तारानगर पर या आसपास के क्षेत्रों पर कैसे पड़ेगा, युद्ध कैसे खत्म होगा, क्या पॉलिटिक्स है, क्या राजनीति है, और अन्य विपक्षी दल किस तरीके से इस युद्ध को, इस सीज फायर के उल्लंघन को ले रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के मेहमान हमारे सेना से रिटायर्ड 34 साल की सेवा देकर विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं प्रकाश जी शर्मा साहब, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, आपका मीडिया 4x4 में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। प्रकाश जी, आप बताइए कि आपने, जैसे मैंने सुना है कि आप 34 साल सेवा दे चुके हैं, तो पूरी डिटेल में एक बार बताएं कि आप कहाँ पोस्टिंग थी और कहाँ कहाँ आप बॉर्डर एरिया में रहे हैं। मैं आर्मी मेडिकल कोर में 1977 में भर्ती हुआ था। जी। आर्मी मेडिकल कोर में पोस्टिंग हर तीसरे साल, तकरीबन हर तीसरे साल होती है। बॉर्डर इलाके में मैं शुरुआत से लेकर बॉर्डर इलाके में अंबाला, पठानकोट, उधमपुर, सिक्किम, नागालैंड, बीकानेर, जोधपुर में 2 बार, और बाकी पीस एरिया में अंदर की साइड में दिल्ली, पूना, रामगढ़, रांची, बहुत अन्य और भी जगह रहा हूँ। चांदीपुर जहाँ DRDO है वहाँ रहा हूँ। इस तरह मैं, शायद मेरे हिसाब से मेरे जितनी सर्विस 34 साल मेरे क्षेत्र में, तारानगर तहसील में, शायद किसी की ना हो। प्रकाश जी, मतलब आप जैसे ऑन ड्यूटी पेट्रोलिंग करते थे, फौज की एक पेट्रोलिंग भी होती है, उस टाइम आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर, तो देखो उस टाइम भी होते थे, सीज फायर का उल्लंघन भी उस टाइम भी होता था, एक LOC की नियमावली भी बनाई गई थी, तो उस टाइम में और इस टाइम में क्या अंतर आया, क्या पॉलिटिक्स बन रही है, कैसा माहौल है वो बन रहा है? भाई, युद्ध उस टाइम अलग था, आज युद्ध है वो भाई सेना का न मानकर आजकल टेक्नोलॉजी का मान सकते हैं। तो आपकी नज़र में आप इस युद्ध को कैसे देख रहे हैं? उस टाइम युद्ध जो था, आर्टिलरी गनों का, टैंकों का, आमने सामने की लड़ाई, इस टाइप का युद्ध था। आज ड्रोन से लड़ रहे हैं और मिसाइल को बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे मार रहे हैं। इस तरह का युद्ध पहले नहीं था। पहले फायर होता था, एयर अटैक होता था, गने फायर करती थी। वैसे तो मैं आर्मी मेडिकल कोर में था, सीधा सा लड़ाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन हम भी बॉर्डर इलाके में पोस्टेड रहे हैं। हमारी भी 2 टाइप की मेडिकल में भी 2 टाइप की आर्मी होती है। एक स्टैटिक यूनिट होती है, एक फील्ड यूनिट होती है। फील्ड यूनिट में हमें एक्सरसाइज में और बॉर्डर पर जाना पड़ता था। अच्छा। तो उस हिसाब से मैं बॉर्डर इलाके में भी रहा हूँ। कठुआ, पठानकोट में एक बार यही स्थिति बनी थी। हमें मार्च करके कठुआ गए थे और ये स्थिति थी, आमने सामने टैंक लगे हुए थे, लोड थे, फायर सिर्फ आदेश की देरी थी। उस टाइम में मैं था, और बाकी बॉर्डर इलाके में ऐसी कोई स्थिति मेरे सामने नहीं आई कि लड़ाई की सिचुएशन हो। और वैसे मैं लोंगोवाला बॉर्डर एक्सरसाइज में हम लोग जाते थे। बॉर्डर एरिया में की जानकारी होती थी, हमारी एक एक एरिया होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़ाई अगर लग जाएगी तो हमें किस एरिया को जाके कवर करना है। और हमारी एक्सरसाइज चलती थी उस एरिया की जानकारी के लिए। वहाँ बने हुए बैंकर्स, मोर्चे जो होते थे, उनकी साफ सफाई के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए हम हर साल ही एक्सरसाइज होती थी तकरीबन। तो हर जगह से अलग अलग जगह का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़ाई के एरिया में आपको कहाँ जाके लड़ना है, वो तो पहले उस से नॉलेज होना पहले से तो हम जगह पोस्टेड आ गए, नए आदमी आ गए, उनको अपनी जगह की जानकारी होनी चाहिए कि हमें जाके लड़ना है।
उस एरिया की जानकारी के बिना हम जा नहीं पाएंगे वहाँ, इसलिए एरिया की जानकारी ज़रूरी होती है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करवाती है। लोग सोचते हैं कि फौज यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है हर साल, ये क्यों धूप में टेंट लगा के पड़े हैं। वो एरिया की जानकारी के लिए हमें वहाँ ले जाया जाता है अच्छा अच्छा। कि आपके एरिया की नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे बैंक वाले हर बार केवाईसी कराते हैं, वैसे ही हमें वो केवाईसी करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके का माहौल होता है मतलब। इस तरह का माहौल हमने कई बार देखा है, जी जी जी। सुना है। लड़ाई कारगिल के टाइम में मैं उधमपुर मिल कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में था। जी जी। वहाँ सीधे हम वार में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हमारे पास हर दिन हमारे नज़दीकी मेरे ऑफिस के पीछे ही हेलीपैड था, तो एक साथ 4-4 हेली 5-5 हेली आ जाते थे। वहाँ कैजुअल्टी आती थी। तो उस टाइम हम ये नहीं देखते थे हमारा क्या ट्रेड है, हमारा क्या काम है। हम दौड़ के सीधे वहाँ हेलीपैड जैसे ही शुरू पता चल जाता था कि हेली आने वाला है, एम्बुलेंस गाड़ियाँ लग जाती थी, नज़दीक वाले वहाँ पहुँच जाते थे, अच्छा अच्छा। पेशेंट को उतार के एम्बुलेंस में लोड करके वार्ड तक पहुँचाते थे। वहाँ हम कोई ट्रेड नहीं देखते थे। वार्ड में पहुँच गए, उसके बाद डॉक्टर नर्सिंग असिस्टेंट उनकी ड्यूटी हो जाती थी, हम छोड़ के आ जाते थे उनको। प्रकाश जी मतलब आप 34 साल सेवा दे चुके हैं हाँ जी। भारतीय सेना में, तो आपने माहौल जरूर देखा है। जैसे घरों के अंदर, गांवों के अंदर, शहर के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है, जैसे आमने सामने की होती है, भाई उसने लठ मार दिया तो सामने से आके दो ने लठ मार दिया, तो कोई मतलब ऐसे रूल्स नहीं होते। लेकिन आर्मी में भी जैसे पाकिस्तान फायर कर रहा है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रूल होते हैं या ऐसे ही कर देते हैं? नहीं, ये रूल तो होते हैं। पाकिस्तान की स्थिति कुछ और है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान जो देश है वो आज उग्रवादियों के चंगल में आ चुका है। अच्छा अच्छा। वहाँ की राजनीति सेना और उग्रवादी दोनों मिलके ही चला रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है वो कुछ नहीं पॉलिटिक्स करेंगे। वाले भी सेना के ऊपर ही चलते हैं, सेना ही चलाती है। अच्छा। सेना जिसको चाहे उसी को बैठा देती है कुर्सी पर, वो प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति बने, जो भी रक्षा मंत्री बने। पूरी कमांड जो है वो आर्मी के पास होती है। आर्मी में उग्रवाद इतना पनप गया है, उग्रवादी उन्होंने पनपाया है। उन्होंने उनकी आमने सामने लड़ाई वो नहीं कर सकते इन भारत के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उग्रवादियों को ट्रेंड करो, उनको सीमा के अंदर भेजो, वहाँ कुछ ना कुछ माहौल खराब, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाए। अभी जो पहलगांव में जो हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध की स्थिति बनाने के लिए हुआ था। अच्छा। कि पूछ पूछ के हिंदुओं को टारगेट करो, औरतों को बच्चों को मत मारो, उनको ये उकसाओ कि जाके अपने मोदी को बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। पॉलिटिकल जो दबाव है वो उनके उनको जाके बोलो। और आदमियों को मारा था, हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा था। इसके पीछे सोच यही थी कि हिंदू भड़क जाए तो वो मुसलमानों को काटना शुरू कर दे, आपस में हाँ गृह युद्ध हो जाए। उनकी ये मंशा नहीं थी कि इनको मारना, ये उग्रवाद नहीं था, ये एक दूसरा टाइप का गृह युद्ध करवाने की साजिश थी। अच्छा, इनडायरेक्टली मतलब ये सेना की साजिश थी, ये उग्रवादियों की साजिश नहीं थी। अच्छा अच्छा। उग्रवादी हमेशा क्या करते हैं कि एक ग्रुप ज़्यादा भीड़ वाली जगह में एक फायर करके, सीरियल फायर करके या बम फाड़ के आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी होनी चाहिए। वहाँ उनको न बच्चों से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है। उन्हें टारगेट दिया वो जाता है। टारगेट वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मारो, चाहे खुद मर जाओ। अच्छा अच्छा। तो वो इस टाइप का होता है उग्रवाद। ये उग्रवाद का नहीं था, ये गृह युद्ध करवाने की साजिश थी। ये सिर्फ उनके जनरल मुनीर की साजिश थी। अच्छा अच्छा। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा। और ये मोदी है तो ये हमारे ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले लेगा। वो प्रकाश जी मतलब मोदी का जो दौरा था, पहलगाम हमले से पहले कोई दौरा था, उसको रद्द किया गया। वो वापिस वहाँ पर आए दिल्ली में, मतलब वापस आने के बाद ये हमला हुआ। तो माहौल तो वैसे भी गड़बड़ाना था, क्योंकि विपक्ष है वो तैयार बैठा था। विपक्ष अब आरोप लगा रहा है यदि मोदी या मोदी सरकार को पहले पता था तो इस कैजुअलिटी को रोका जा सकता था, ऐसा माहौल बनाया गया है। तो आपको लगता है कि ये रियलिटी में ही था? ऐसा है
कि जम्मू कश्मीर ऐसी सुंदर जगह है, हर जगह उसकी सुंदर है। पर्यटक जो जाते हैं, चुनिंदा जगह होती है, वहाँ सिक्योरिटी लगाई जाती है। कुछ कुछ रिमोट एरिया ऐसी होती है, वहाँ इतना अंदेशा नहीं रहता है कि वहाँ इतने पर्यटक जाएंगे, और वहाँ सिक्योरिटी नहीं लगाई जा सकती। अच्छा अच्छा। हमारे भी पास में जब अगर कोई पर्यटक आएगा, तो हमें पता नहीं कि ये श्याम पांड्या जाके आएगा, वहाँ सिक्योरिटी नहीं लगाई जा सकती, यहाँ लगा रखी है। तो वो जगह खूबसूरत जगह है, तो वहाँ घूमने चले गए। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ये हादसा हो जाएगा। अगर ये हादसा होता तो ज़रूर सिक्योरिटी लगती, और सिक्योरिटी एक एक आदमी के साथ एक एक सिक्योरिटी खड़ी नहीं की जा सकती, 140 करोड़ जनता के साथ नहीं की जा सकती। ये मौका देखते हैं, रेकी करते हैं, 5 7 10 दिन देखते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी ढीली है। तारानगर में पुलिस वाला हर आदमी के पास तो नहीं खड़ा रह सकता। वो जाएगा कि पुलिस यहाँ गश्त कर रही है, गश्त करके निकल गया, पीछे से कोई अटैक कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी? इसी तरह से ये हुआ। और इसमें मोदी की कोई गलती नहीं है, सुरक्षा कर्मियों की कोई गलती नहीं है। ये पता नहीं होता है कि हाँ ऐसा हादसा हो जाएगा। अगर पता होता तो आदमी उसको सिक्योरिटी टाइट कर देता, पर्यटकों को जाने ही नहीं देते। अगर सिक्योरिटी नहीं लगा सकते तो पर्यटकों को मत जाने दो, अपने आप ही हादसा टल गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आती है, कोई पता नहीं होता है, बता के नहीं आती है। प्रकाश जी, प्रेजेंट में सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की, उसके बाद से विपक्ष है, क्योंकि इतने दिन तो बोला ही नहीं, अब अचानक से बोला है। बोलते ही एक राग उगली कि इंदिरा गांधी होती तो माहौल कुछ अलग होता। तो इंदिरा गांधी के समय जो 1971 का जो बंटवारा हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था? क्योंकि अब माहौल मोदी को लेकर बनाया जा रहा है कि मोदी ने तीसरे की मध्यस्थता करवाई, लेकिन इंदिरा गांधी थी जिसने किसी से न डर के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए और भारत को अलग जीत है वो दिलवाई थी। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? देखो, इंदिरा गांधी भी विश्व की मानी हुई नेता थी। इंदिरा गांधी कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बहुत बढ़िया नेता थी, उसका नेतृत्व तो बहुत बढ़िया था। 71 की लड़ाई में हम छोटे छोटे थे, जब उनका भाषण सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज का जो माहौल है, उस हिसाब से मोदी ने एक्शन लिया है। मोदी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उनके ऊपर हमला किया है। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई, वो ड्रोन छोड़ रहे हैं, हम उनको निपटाने में लग रहे हैं। बाकी कोई ज़्यादा कार्रवाई मोदी ने की नहीं, सिविल जनता को, आर्मी को कहीं ज़्यादा टारगेट नहीं किया है। वो सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई दे रहे थे। और अपनी ये थी कि ये अगर थोड़ी सी आगे बढ़े, वो बॉर्डर से क्रॉस करके जो फायरिंग कर रहे थे, उसमें सिविलियंस कुछ चपेट में आए थे हमारे। लेकिन आमने सामने आर्मी के ऊपर, कोई एयरफोर्स के ऊपर, या सिविल रेल के ऊपर, या किसी के ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं किया था। उसी का इंतज़ार था कि एक बार इसका हाथ थोड़ा सा ट्रिगर पर पड़ जाए, एक फायर ऐसा हो जाए, तो उसके लिए, उसके दांत खट्टे करने के लिए पूरी आर्मी, तैयार बैठी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों फोर्स लगी भी थी। और अगर एक फायर वो ऐसा कर देता तो शायद इस धरती से पाकिस्तान का नाम मिट जाता। प्रकाश जी, एक अलग सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और भारत में जो डिफेंस सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर यदि गणना की जाए तो पाकिस्तान हमसे आगे है या पीछे है? पाकिस्तान से हम ज़्यादा नहीं तो शायद 10 गुना आगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल आगे है मतलब? 10 गुना मतलब 50 साल आगे हैं। हमारी हमारी बराबरी पाकिस्तान आगे आने वाले 50 साल में भी नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ क्या है, जो भी पैसा है वो आर्मी के ऑफिसर्स खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। वो काम में नहीं आ रहा है, सही काम में नहीं आ रहा है, जिससे जिससे फौज का आर्म्स का, एम्युनिशन का जो है बढ़ाया जाए। वो ठीक है, धीरे धीरे जितना करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा तो करते हैं, लेकिन उतना एडवांस नहीं है जितना आज भारत है। प्रकाश जी, मतलब उस समय में यदि पाकिस्तान
अपने धर्म के साथ साथ टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को अपनाता, तो क्या भारत को दिक्कत होती युद्ध युद्ध में? तो वो युद्ध करता ही नहीं, क्योंकि उस वो हमारे बराबर होता, उसकी सोच अलग होती, उसकी युद्ध की नीति नहीं होती। देखिए ये बात बड़ी गजब की है। आज जी। आज जो हमारे पास जो नीति है, शक्ति है, नीति भी है। आज विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारे पास सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सेना बहुत अच्छी है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि वो एक सुर में बात करते हैं, एक सुर में क्या करना है वो उनकी पॉलिसी बनती है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। वहाँ कोई एक इधर टांग खींच रहा है, एक इधर टांग खींच रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये अंदरूनी पार्टियां हैं। आज ओवैसी जो हमेशा मोदी का हमेशा काट करते हैं, वो भी कंधा मिला के मोदी के साथ खड़े हैं। और मैं बोलता हूं कि शायद ओवैसी जैसा देशभक्त भारत में कम मिलेंगे। वो देशभक्त है, देश के अंदर वो बोलता है कि जितना भारत में मेरा हक है, हिंदुओं का हक है, उतना ही मुसलमानों का हक है। तो वो आज साथ में खड़ा है। आज जो ये सीज फायर की पोजीशन कंडीशन आई है, ये इसलिए आई है कि ट्रंप ने पाकिस्तान जाके ट्रंप के पास गिड़गिड़ाया कि मेरे को भारत से बचाओ। ट्रंप ने बोला तुम उग्रवाद फैला रहा है, मेरे पास आगे भीख मांग रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। उस समय उसने बोला जाके अपने डीजीएमओ से बोलो कि भारत के डीजीएमओ से बात करे, मैं बोल दूंगा, वो सहमत होते हैं नहीं होते हैं आगे की बात तुम्हारी है। उनके डीजीएमओ ने बोला हम आगे कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई फायर नहीं करेंगे, आप भी स्टॉप कर दो। हम तो स्टॉप किए हुए थे, हम तो सिर्फ आपके फायर को मार रहे थे, हम तो कोई एक्स्ट्रा फायर कर ही नहीं रहे थे, काउंटर फायर नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा पटाखे बजाए थे जो उनको ये आगे दिख गया कि हम एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे कहाँ से, फाइटर प्लेन उड़ाएंगे कहाँ से, वो तो इन्होंने खड्डे खोद दिए, तो उनको मुसीबत आ गई। तो इसलिए उन्होंने सोचा इसी में भलाई है, सीज फायर में। और ये सीज फायर अभी करना नहीं चाहिए था, अभी उनको आगे एडवांस करके उसको ध्वस्त कर देना चाहिए था, ताकि ये हर तीसरे साल दूसरे साल जो उनको खुजली होती है वो एक बार में मिटा देनी चाहिए थे। पूरा दवाई का डोज नहीं देने से रोग दोबारा होगा, दोबारा उखड़ेगा, 1 साल में 2 साल में वो यही सिचुएशन फिर आएगी। इससे अच्छा उसका पूरा इलाज कर देना चाहिए था, ताकि वो दोबारा उठ ना सके, उभर ना सके। आने वाले समय में याद रखे कि इस तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखनी है। और ये सीज फायर क्यों किया है, ये सीज फायर इस शर्त पर किया है कि मैं जो बोलूँगा वैसे मानना पड़ेगा। बोले मान जाएंगे। अभी शर्त ये है 12 तारीख कल डीजीएमओ की मीटिंग होनी है उनकी, उसमें शर्त रखेंगे। पहली शर्त उनकी ये होगी कि पीओ के हमको वापस दो, पीओ के वापस वो देना नहीं चाहेगा, ये संधि टूट जाएगी, मतलब होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। उग्रवादी जो उनके पास बैठे हैं उनको हमको हैंड ओवर करो, उनमें वो ताकत नहीं है कि उग्रवादी क्या बिल्ली का बच्चा है जो पकड़ के उनको दे दिया जाए। पाकिस्तान उनके अंडर में चलता है ज़्यादा, वो खुद उग्रवादियों के अंडर में चल रहे हैं, तो उग्रवादियों को पकड़ के इंडिया को नहीं हैंड ओवर कर सकते, तो ये संधि टूट जाएगी। तीसरा वो चाहेंगे कि सिंधु जल समझौता है वो लागू करो, ये इनकी मर्जी है, वो करें या नहीं करें, वो ये मानेंगे नहीं, फिर सीज फायर टूटेगा। तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन इस टाइप की है चलती रहनी कि ये सीज फायर कामयाब नहीं होगा। और इस टाइम मोदी के पास ऐसी सिचुएशन, मोदी जानता है ये सब कि वो मानेंगे नहीं, और मैं तैयार खड़ा हूँ, मैं इसको मरोड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ, और वो ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी क्या होगा वो देश की। प्रकाश जी, मतलब आप बता रहे हैं कि सीज फायर का, क्योंकि जो संधियां होनी है वो तो आपने जो बताई है वो तो नए के बराबर है, होना ही कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भाई सिंधु जल समझौता है तो वो तो अपने अंडर में है, और जो पीओके की बात चल रही है तो वो तो किसी हालत में ही नहीं देंगे।
बात तो ये हो गई, तो युद्ध का निर्णायक जो निर्णय है, भाई युद्ध खत्म कैसे होगा, ये सीज फायर जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका एक तोड़ जवाब क्या होगा? युद्ध का निर्णय तो मोदी के पक्ष में है, अभी पीओके भी ले सकते हैं और पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान अपना हिसाब किताब तकरीबन फिट कर लिया है और आने वाले 2-4 दिन में वो और कर लेगा और वो बलूचिस्तान अपना जगह कवर कर लेगा। अफगानिस्तान की जो जगह दबी हुई थी वो अपनी पूरी कर लेगा। खैबर पख्तून में वो अलग एक स्टेट बनना चाहिए, पंजाब और सिंध अलग बनना चाहिए, पीओके इंडिया में आ जाना चाहिए। इसकी समस्या आने वाले 100 साल तक की खड़ी शायद ना हो। अच्छा अच्छा, अब मतलब इंदिरा गांधी ने जो किया, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया, आपको लगता है कि यदि मोदी भारी पड़ता है तो क्या बलूचिस्तान और पाकिस्तान अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और करना ही चाहिए। अभी अगर नहीं करेंगे तो ये चूक जाएंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये इसके पास एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। ये इस टाइम अगर थोड़ा सा झुके ना, हाँ ठीक है, माननी पड़ती है, हर स्टेट की बात माननी पड़ती है। यूएस कोई छोटा स्टेट नहीं है, कोई ताकतवर स्टेट है, चाइना हो, यूएस हो, तो उनकी भी बात, लेकिन जायज़ बात मानने वाली, ये जायज़ बात इसको पता है कि पाकिस्तान ये मानेगा नहीं और ये काम होगा नहीं, इसलिए उसने हाँ भर ली। और अदरवाइज ये होता कि कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी शर्त नहीं रखेगा तो ये बिल्कुल नहीं अमेरिका को बोल देता। ये कोई अमेरिका से डरता नहीं है। वो विदेश मंत्री जयशंकर जो लगता है ना कि 5.5 फुट का 4.5 फुट का आदमी, वो 9 फीट अंदर है और 4.5 फुट बाहर है, तो वो इसके छक्के छुड़ा देगा। डोभाल है हमारे पास सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी सिक्योरिटी एडवाइस ऐसी होती है कि पूरी सेनाओं को साथ में लग के, नेताओं को साथ में रख के ऐसा जाल बुनता है कि ये सब पंजे में आ जाएंगे। तो प्रकाश जी का क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, जो चीज़ें हमें पूछनी थी उन्होंने पूरे निचोड़ के साथ हमें बताने की कोशिश की है। जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहे थे कि किस प्रकार इस युद्ध का निर्णय होगा, कैसे माहौल बन रहा है, कैसे पॉलिटिक्स चल रही है, तो इन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल आपके दिमाग में ज़रूर बैठी होगी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय, कीमती समय वो दिया। थैंक यू। देखिए, आज का जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा, शेयर करिए ताकि आम जनता तक प्रकाश जी की जो बातें हैं वो पहुँचे, आम जनता इस चीज़ को नॉलेज के रूप में लें और युद्ध जो हो रहा है वो भारत पर ज़्यादा हावी नहीं है, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठाएं। आम दिन होते हैं उसी तरीके से अपने रोज़मर्रा के कामों में लगें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम सब पर टिकी होती है। देश है वो देश सब पर टिका होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, आराम से, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बड़ा शानदार है, तगड़ा है। तो आज की जो इंटरव्यू है, आज का जो पॉडकास्ट है, यही समाप्त करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में प्रकाश जी शर्मा थे। आगे अन्य यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेषज्ञ के रूप में हम इंटरव्यू करें तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।